अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा, पूरी लगन, पूरे समय, पूरी मेहनत के साथ इस स्कूल को चलाने में मैंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसका श्रेय समस्त क्षेत्र के किसान भाइयों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों, मार्केट के संबंधित लोगों और पूरे क्षेत्र में जितने भी स्कूल से संबंधित लोग हैं, पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, टीचर, सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। उनको भी मैं इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2.5 साल मैंने अपना आप ही नहीं चलाया, मेरे को चलाने में सब लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही और मैंने तो केवल एक मात्र उनके बताए हुए रास्ते को एक सही तरीके से चलाने का प्रयास किया, जिसमें मैं काफ़ी हद तक अपने आप को सफल मानता हूं। मुझसे पहले भी लोगों ने काम किए हैं, वो भी काफ़ी काम सही हुए हैं, आगे भी करेंगे। मेन मुद्दा है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। थी वो गौशाला के एक सम्मानित सदस्य आशु वर्मा जी के द्वारा, उन्होंने ऑडियो में लिखा, बोला कि श्री संदीप जैन को एसडीआरवी से क्यों निकाला गया। मैं इसका खंडन करता हूं। मुझे एसडीआरवी स्कूल से किसी ने नहीं निकाला। ये अलग विषय है कि एसडीआरवी स्कूल से मुझे गुमराह करके मेरा इस्तीफा लिया गया, क्योंकि इस्तीफा मैंने ही दिया था और गुमराह करके लिया गया। उस गुमराह का भी मैं विस्तार से बताऊंगा। छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ होने जा रहा था। छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ ना होने के कारण अपात्र व्यक्तियों का चयन, शीर्ष मैनेजमेंट का दबाव मेरे ऊपर था कि आप पीजीटी लेवल यानी 11th 12th के लिए आप इस व्यक्ति को अपॉइंट कीजिए। हमने उसका रिज्यूम देखा, हमने कहा इसको 0 एक्सपीरियंस है, ये एलिजिबल नहीं है, ये पात्र व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा हम अध्यक्ष हैं, आपको ये लगाना है। मैंने कहा रिजल्ट की जिम्मेदारी किसकी होगी, आप शशि जी से बात कर लीजिए, शशि जी चलवा रहे हैं। उन्होंने शशि जी से बात की, उन्होंने कहा ये किसी भी कीमत पर इसका चयन नहीं होगा, क्योंकि ये 0 एक्सपीरियंस है, हम छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उन्हें ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने अगले दिन मुझे लेटर दिया, उसमें साफ साफ लिखा कि आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आपने अपने पीरियड में जितने अपॉइंटमेंट किए हैं मुझे उसकी सूची दी जाए और कोई भी अपॉइंटमेंट बिना अध्यक्ष की अनुमति के आप नहीं करेंगे। पत्र प्राप्त होते ही मैंने पत्र का उत्तर दिया। मैंने बोला, मैंने उसमें लिखा, श्रीमान जी मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी व्यक्ति का चयन नहीं किया। अगर चयन किया है तो आपके प्रबंधक महोदय ने किया है, अगर चयन किया है तो शशि गर्ग जी ने किया है। मेरे हाथ का एक भी अपॉइंटमेंट इस विद्यालय के अंदर नहीं हुआ। रही बात ये जो आपने मुझे नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा पीड़ित हैं, इसलिए आपने नोटिस दिया है, क्योंकि आपने पिछले वर्ष भी अपनी भांजी के लिए मुझसे कहा था कि इसको लगाइए। मैंने कि इसकी योग्यता क्या है, आपने कहा था बीएड। मैंने कहा था भेजो, मैंने कागज़ देखे तो वो डीएड थी, डिप्लोमा था, बीएड नहीं थी। मैंने कहा सर जी ये बीएड नहीं है। बोले बीएड डीएड में कोई अंतर नहीं होता है। मैंने कहा आप कम पढ़े लिखे वाली व्यक्ति बात कर रहे हैं, आप तो स्कूल संस्था चलाते हैं, ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस समय तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। दोबारा भेजा एक अपॉइंटमेंट अपने रिश्तेदार का, वो मैंने नहीं किया, अपात्र व्यक्ति था। दोबारा उन्होंने ये अपॉइंटमेंट भेजा, ये मैंने नहीं किया, अपात्र व्यक्ति था। वो क्षुब्ध हो गए। उन्होंने मुझसे कहा आपके स्कूल में तो इसका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई। मैंने कहा इंटरव्यू नहीं हुआ सर, इसका रिज्यूम आया है। बोले रिज्यूम और इंटरव्यू में अंतर क्या होता है। अब मुझे बड़ी शर्म की विषय है, जो इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, जिन्हें रिज्यूम और डेमो इसका अंतर ही नहीं पता। ऐसी संस्थाओं चलाने के लिए हमारे यहाँ लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। मुझे इसी कारण कि मैं छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ ना करूं, उनके भविष्य से कोई उनको दिक्कत ना आए, मेरे स्कूल का रिजल्ट ना गिरे, इसीलिए मैंने अपॉइंटमेंट नहीं किया और उसी का बली का बकरा बनाते हुए मुझे गुमराह करके मेरा इस्तीफा ले लिया गया। दूसरा बिंदु ये
जब मैंने इस्तीफा दे दिया, लोगों में चर्चा हुई, उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुमने इस्तीफा कैसे दे दिया, इस्तीफा लेने वाली ये कौन है? मैंने कहा मालिक है। भाई गौशाला चला रही है? बोले गौशाला थोड़ा चला रही है, ये तो द्रोणाचार्य रमेशचंद चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा नाप ना छापे तो मैं तो सारे पेपर दे रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने पेपर दिए, ये मैं आपके संज्ञान में रहना चाहता हूँ कि ये उनका विधान है और ये उनका प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है, ये 2014 का प्रस्ताव है, एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल के सुचारू रूप से संचालन और स्कूल को 12वीं कक्षा तक पहुंचाने के संबंध में श्री शशि गर्ग जी एवं रामावतार गोयल जी से विचार विमर्श के बाद सभी बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाए। निर्णय क्या हुआ है? इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल के संचालन के लिए श्री रमेशचंद विद्यावती तंबाकू वाले चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली वालों को स्कूल के संचालन का कार्यभार देने हेतु विचार करते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि श्री रमेशचंद विद्यावती तंबाकू वाले चैरिटेबल ट्रस्ट को एसडीआरवी कॉन्वेंट स्कूल की संपूर्ण संचालन व्यवस्था के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए अधिकृत किया जाए, जिससे स्कूल की संपूर्ण व्यवस्था उक्त ट्रस्ट देखेगा, जिसके कार्य में श्री द्रोण गौशाला समिति का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साफ साफ प्रस्ताव पास है 2024 तक के लिए। हालांकि इसका एग्रीमेंट जो है वो उनको 30 साल का है, लेकिन मिनबुक में उन्होंने 10 साल के लिए दिखा रखा है, उनको 30 साल के लिए लिखा हुआ है। प्रथम पक्ष है एग्रीमेंट करने में 1/2/2014 को ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में श्री द्रोण गौशाला समिति दनकौर द्वारा प्रबंधक मनमोहन गोयल पुत्र श्री भगवती प्रसाद निवासी दनकौर, ये प्रथम पक्ष है। द्वितीय पक्ष है श्री द्रोणाचार्य रमेशचंद विद्यावती कॉन्वेंट स्कूल, ये द्वितीय पक्ष है। इन्होंने 7678 वर्ग मीटर जमीन इनको 2000 रुपये महीने किराए पे दी है। इसमें किसी तरह का गौशाला समिति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उक्त किराया आज दिनांक 1/2/2014 से 30 वर्ष अर्थात 31/1/2043 तक के लिए होगा। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को इस भूमि पर कब्जा इस डीड के लिखने के समय संपूर्ण रूप से दे दिया है। ये 30 वर्षों के लिए एग्रीमेंट है, मिनबुक में 10 वर्ष के लिए है। मेरा मेन फोकस ये है, इस क्षेत्र की जनता से मांग है आपके द्वारा, आप सभी सम्मानित पत्रकारों के द्वारा, ये स्कूल चूंकि क्षेत्र में अकेला सीबीएसई स्कूल है, लोगों की डिमांड भी है, लोग बाहर पढ़ने जाते थे। आज दिल्ली वाले जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके सौजन्य से ये स्कूल जो संस्था चलाई जा रही है, इसको सही संचालन के लिए जो जिम्मेदारी 2014 में गौशाला समिति ने दी थी वो बरकरार रहनी चाहिए। इन लोगों का मकसद अच्छी शिक्षा देने का नहीं है। टीचर अपात्र रख लो, कैसा ही रख लो, अपने घर के रख लो, अपने रिश्तेदार रख लो, अगर वो व्यक्ति के हाथ में संचालन रहेगा तो इस देहात क्षेत्र में कम पैसे में हर घर का बालक अच्छी शिक्षा लेने के लिए इस स्कूल में एडमिशन लेगा। स्कूल में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो संचालन में है। संचालन में भी इसलिए है कि मैनेजमेंट गौशाला समिति का हस्तक्षेप है। बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। मेरी क्षेत्र के लोगों से, सारे किसान संगठनों से, मार्केट के व्यापारियों से आपके द्वारा ये निवेदन है कि आप इस बात को, इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं का जीवन खराब ना हो, उन्हें बाहर ना भटकना पड़े, अच्छे टीचर मिले, कम पैसे में शिक्षा हो, इसके लिए आप इसका संचालन जो इसमें लिखा हुआ है उसी के अनुसार कराया जाए। आप इस बात पर फोकस करें कि इसमें गौशाला समिति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा प्रस्ताव है, सारे मेंबरों के साइन हैं, इस पर अमल नहीं हुआ है। इसका अमल आप सम्मानित पत्रकारों द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा ऐसा प्रभाव होना चाहिए, इस क्षेत्र की जनता को वो चीज़ मिलनी चाहिए,
उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा इस क्षेत्र में रहते हुए कम पैसों में अच्छी शिक्षा, जो कि ट्रस्ट का उद्देश्य है, कम पैसों में अच्छी शिक्षा देना, उनका मकसद पूरा होना चाहिए। हमारे क्षेत्र को लाभ मिलना चाहिए। जैन साहब, आपको गुमराह करके जो ये इस्तीफा लिया गया, क्या इस लॉ के हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान है कि वो इस्तीफा निरस्त कर दिया जाए? अभी मैं इसके बारे में आपको बता दूं, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। मैंने ये बात प्रबंधक महोदय से भी कही थी। मेरे को 13 तारीख को मुझसे इस्तीफा लिया था कि आप, राकेश जी का इस्तीफा आ गया है, आप भी अपना इस्तीफा दे दो। दोनों को शाम को लेकर दिल्ली जाएंगे, दोनों को बैठाएंगे, दोनों को समझाएंगे और दोनों के इस्तीफे वापस कर दिए जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दे दिया 13 तारीख में। 13 तारीख की शाम को ही मुझ पर जजमेंट आ गया कि आपका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। मैंने उनसे पूछा, भैया अभी तो आपने 12 लोगों की कमेटी नहीं बुलाई। ये तो कहीं भी संगठन में नहीं होता, किसी भी ट्रस्ट में नहीं होता। किसी का भी कोई इस्तीफा आ जाता है तो वो उस सदन में रखा जाता है, चाहे वो कमेटी 12 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, चाहे 11 लोगों की हो। क्या आप उस सदन में रखें? उस सदन में रखने के बाद उसे स्वीकार कराएं, पास कराएं। मैं तो कहता हूं 11 से पास करा दो, पास तो करा दो उसको। आप 3 लोग कौन है? अध्यक्ष, प्रबंधक, कोषाध्यक्ष कौन है? संपूर्ण संस्था के मालिक हैं। 12 लोगों के आप ही मालिक हैं, तो 12 लोगों की जरूरत क्या है? आप बार में मेरे समिति में महिपाल गर्ग जी भी हैं, क्या आपकी जानकारी में है? क्या वो मीटिंग होकर पास हुआ? कोई जानकारी नहीं है। किसी को नहीं बुलाया, मिनरूप में आज तक नहीं चढ़ा, उसके बारे में कोई मीटिंग नहीं बुलाई। बिल्कुल अनैतिक है। मैं आपका जो उत्तर दे रहा हूं, ये जो इस्तीफा हुआ, अगर गौशाला का ही अधिकार है तो गौशाला 12 आदमी की समिति की मीटिंग बुलाती, उसमें उस प्रस्ताव को स्वीकार कराती, मेरा इस्तीफा स्वीकार कराती, तब मुझसे कहती। उन्होंने 13 तारीख में ही मुझे लिख के दे दिया कि आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी बात, 3 लोगों ने तय कर लिया कि संचालन कौन करेगा। संचालन भी आपस में तय कर लिया। संचालन करने के लिए जो 12 लोगों की कमेटी है, उनमें कोई योग्य नहीं है। ना संदीप गर्ग योग्य हैं, ना कमल चौधरी योग्य हैं, ना महिपाल जी योग्य हैं, ना पंकज नंबरदार योग्य हैं। जब कोई योग्य नहीं है, योग्य ही तुम हो, मतलब मंदिर भी तुम चलाओगे, डिग्री कॉलेज भी तुम चलाओगे, SGRB भी तुम चलाओगे, जब सारी संस्थाएं तुम चलाओगे तो 12 लोगों को लेने का फायदा क्या है? अच्छा, यहाँ इस समय जो ये प्रेस वार्ता हो रही है, इस समिति के कितने सदस्य मौजूद हैं यहाँ पर? मैं मौजूद हूँ, महिपाल जी मौजूद हैं। जन साहब, कुल मिला के जो आपकी आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका लबुलवाब ये है कि आपको गुमराह करके इस्तीफा दिया गया और उसको वैधानिक रूप से जो कमेटी है उसके द्वारा पास नहीं कराया गया। पास नहीं करा गया। अब सवाल ये है कि जो आपको प्रतिनिधि बनाया रमेश चंद्र विद्यावती चैरिटेबल ट्रस्ट ने, और चैरिटेबल ट्रस्ट का इस गौशाला के साथ ये पैक्ट हुआ 30 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो क्या ये ट्रस्ट की ओर से आपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रतिनिधि ट्रस्ट के हैं, तो ट्रस्ट क्यों मौन है? ट्रस्ट क्यों नहीं बोल रहा है इसमें से? ट्रस्ट को भी कहना चाहिए ना अपनी बात। ट्रस्ट क्यों नहीं भाई? आप ट्रस्ट का तो प्रतिष्ठा ट्रस्ट की जुड़ी हुई है, जिसने करोड़ों रुपए संस्था को दिया है, वो ट्रस्ट क्यों मौन है? इस ट्रस्ट का क्या अधिकार बता रहे हो ट्रस्ट का? कि ट्रस्ट को ही संपूर्ण अधिकार। मैं यही बता रहा हूँ कि ट्रस्ट अगर सोया हुआ है तो मैं आपसे यही तो कर रहा हूँ। आप लोगों से मैंने, मेरी मांग क्या है कि ट्रस्ट जागे, या तो ट्रस्ट इसे छोड़ दे, गौशाला समिति अपना आप चलाए, ट्रस्ट छोड़ दे। अगर ट्रस्ट सामर्थ्य नहीं है, छोड़ दे। अगर ट्रस्ट सामर्थ्य है, ट्रस्ट पैसे लगा रहा है, ट्रस्ट का उद्देश्य ये है, जितना मैं रहा हूँ 2.5 साल, मैंने यही देखा, उनका उद्देश्य ये है कि इस देहात क्षेत्र में कम पैसे में अच्छी शिक्षा देकर हम बच्चे को IAS PCS बना। ये मैंने उनसे भी कहा था। उन्होंने कहा था भाई यहाँ की राजनीति है, हमें तो केवल ये है कि अपना क्षेत्र है, धनकौर क्षेत्र है, यहाँ हम पैसा लगाकर लोगों को लाभ दे दें। उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई थी। इनडायरेक्ट वे आप लोगों में से भी फोन गए थे, उन्होंने कहा भी था कि यहाँ गलत हुआ है ये। लेकिन मैं आपके द्वारा तो ये मांग उठवा रहा हूँ कि आप ट्रस्ट को जगाएं। अगर ये गौशाला समिति हस्तक्षेप करेगी तो इस देहात क्षेत्र में कम पैसे में अच्छे बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे। उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे देहात क्षेत्र को जो उपलब्धि मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, एक सब्जेक्ट अहम ये है कि मुझे ये जानकारी बाद में मिली कि ये जो SGRB स्कूल है ये द्रोणाचार्य मंदिर की जमीन में है।
बताते हैं द्रोणाचार्य मंदिर गौशाला द्वारा संचालित है। ये आप सब लोगों को पता है, आपने 50 कॉन्फ्रेंस करी होंगी। गौशाला को चंदा मिलता है इसलिए कि गौओं की देखभाल होगी, गौओं को रातब मिलेगा, खल मिलेगी, बिनौला मिलेगा, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आप कहोगे कैसा हो रहा है? मैं लोगों से कहूँगा कि गौशाला में खुल के दान दें, लेकिन सामान के रूप में दें। गुड़ दें, खल दें, चोकर दें, नगद ना दें। नगद का क्या हो रहा है? 10 लाख रुपए अभी रिश्वत गई है। कहाँ से दिए? किसी कमेटी के आदमी ने दी है? अपनी इज्जत बचाने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत गई है। वो गौशाला को जो चंदा आया है उसी पैसे से रिश्वत गई है। क्या इन्होंने चंदा दिया रिश्वत देने के लिए दिया है? दान दें, खूब खुल के दें, गौओं की सेवा करें, लेकिन सामान देकर दें, पैसे देकर ना दें। दूसरा, यही एक प्रश्न अभी उठ रहा है। मैं आपको बता दूं, इसी संस्था से जुड़ी हुई डिग्री कॉलेज है। मेरे इस्तीफे के बाद डिग्री कॉलेज में अध्यक्ष जी ने 2 टीचर जिनकी वैकेंसी नहीं थी जबरदस्ती प्रिंसिपल से लगवाई। 2 टीचर जिनकी वहां कोई जरूरत नहीं थी। प्रिंसिपल ने कहा, सर यहाँ अध्यक्ष जी टीचर की जरूरत नहीं है, आप क्यों रखवा रहे हैं? बोले बीएड में तो है, बीएड में रख दो। उन्होंने अपने पद का हस्तक्षेप करके स्कूल का पैसा दुरुपयोग हो, संस्था का पैसा दुरुपयोग हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि मेरे रिश्तेदार इसमें सेट हो जाए। 2 वैकेंसी जो नहीं थी उन्हें बीएड के रूप में आप जांच करा लें अपने माध्यम से। वो बीएड में रखी गई है, वहाँ उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन हिंदी के लिए है, हिंदी में जगह नहीं है। प्रबंधक महोदय ने कहा, मुझे अगले 5 साल चाहिए इसी व्यक्ति के सहारे। आप मेरी मान जाओ प्रिंसिपल साहब, मुझे अगले 5 साल देखने हैं, आप इनका सिलेक्शन कर दो। सब सीट को देख रहे हैं। अच्छा जैन साहब, आपका सीधा सीधा जो कहना है वो ये कहना है कि इसे कोई कमेटी ना चला के कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं और जो संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ ना हो, अपात्र व्यक्तियों का चयन ना हो। ये संस्था जो दिल्ली वालों को लिखी गई है उसी ट्रस्ट के माध्यम से चलाई जाए। और एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी दिल्ली वाले एक नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इन्होंने उनको फिर गुमराह करके अपने हाथ में ले लिया है। अगर बिल्डिंग बने, वो किसी एजेंसी से बने, उसकी कोटेशन आए, वो बिल्डर्स से बने, ना कि इनके हाथों में पैसे जाकर बने। आप 4 बिल्डर से लो, आपको 10 कमरे बनाने 4 बिल्डर से लो, जो आपको अच्छा लगे, जो कम पैसों में बना रहा हो, जो अच्छी चीज दे रहा हो, उससे बनवाए। कहना ये है कि मैं अभी मैं परसों बात कर रहा था। मैंने कहा जी लोगों में बड़ी वो है दिक्कत कि भाई स्कूल का बस्ता बड़ा महंगा पड़ रहा है, इसे भी ध्यान करना आप।